रमण और कमल की हवा चल रही है और इस आंधी में कांग्रेस का बचना मुश्किल है। इन दिनों कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में सरकार कैसे चलाना, सरकार में काम क्या करना, जनता की भलाई के लिए निर्णय क्या करना, इसके लिए फुर्सत नहीं है। पूरी दिल्ली की सरकार दिन भर टीवी के सामने बैठ के रहती है, मोबाइल फोन पर मैसेज देखती रहती है। पूरी सरकार। मोदी कहां है? मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या बोल रहा है? हजारों लोगों को रखा है रिसर्च करने के लिए कि मोदी के एक एक शब्द की बाल की खाल उधाड़ लो, फिर 24 घंटे चर्चा चलाओ। मेरे कांग्रेस के मित्र टीवी के पर्दे पर आप मोदी को कितनी ही गाली गलौज कर लीजिए, जनता के दिलों में जो कमल खिला है उस कमल को कभी आप मुरझा नहीं सकते। और हमारे कांग्रेस के मित्र ये भी साफ साफ सुन लो, आप जितना कीचड़ ज्यादा उछालोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। और कमल का स्वभाव है कीचड़ में ही खिलना। कीचड़ आपका, कमल हमारा, ये साफ है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या काम किया और दिल्ली सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किया, इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए इतनी बड़ी दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये दिल्ली वालों को हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। ये बेखौफ होकर के नक्सलवाद पशुपति से लेकर के तिरुपति तक फैल रहा है, बम बंदूक और पिस्तौल हिंदुस्तान के निर्दोषों को मार रहा है, इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सीमा पर आए दिन पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरा कर रहे हैं। क्या इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चीन हमारी सीमा में घुस आता है, आप गड़गड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और आपका एक मंत्री चीन में जाकर के बयान देता है, मुझे बीजिंग में रहने का मन कर जाता है। क्या ऐसे मंत्रियों को रखना चाहिए? नहीं। ऐसे मंत्रियों को निकालना चाहिए? ये क्या कर रहे हो भाई? ये कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? ये दिल्ली सरकार को हो क्या गया है? और उनकी
और गलत आरोप करने की इनकी हिम्मत देखिए साहब, कुछ भी बोल देते हैं जी। कांग्रेस के मित्रों, ये मीडिया वालों की आप पर मेहरबानी है, इसलिए आप बचे हुए हो। जो बात मेरे से मीडिया के लोग करते हैं, वही तराजू से आपकी बातों का अगर लेखा जोखा करते तो आप हिंदुस्तान में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये नक्सलवाद, ये माओवाद, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? आतंकवाद के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून को नष्ट करने का पाप किसने किया? मैडम सोनिया जी, आपने, आपकी सरकार ने पोटा के कानून को खत्म किया, बेरोक टोक आतंकवाद माओवाद को खुला मैदान दे दिया, और आप आकर यहां कह रही हो, ये कहने की आपकी हिम्मत कि रमन सिंह की सरकार में नक्सलवाद बढ़ रहा है। वाह, क्या सीन है। पाप आप करो, गुनाह आप करो, और इल्जाम हम पर लगाओ। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कृषि विकास दर 2%, 2.5%, 3%, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है। भारत का कृषि विकास दर 2%, 3%, 4% के आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। भारत के गांव की, भारत के किसान की स्थिति सुधर नहीं रही है। उन्होंने जो लक्ष्य तय किया था वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। 10 साल हो गए और लक्ष्य उन्होंने तय किया था, हमने नहीं तय किया था। और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, जिसने कृषि विकास में इतना उत्तम काम किया है, चावल की पैदावार इतनी बढ़ाई है, धान की पैदावार इतनी बढ़ाई है। ये हमारा छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और एक कांग्रेस के दिग्गज लोग जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं ना, वो ये मध्य प्रदेश का कारोबार चलाते थे। तब छत्तीसगढ़ उनका हिस्सा था। तब ये बीमारू राज्य था कि नहीं था भाई? बीमारू राज्य था कि नहीं था? छत्तीसगढ़ भी बीमारू था कि नहीं था? आज हिंदुस्तान में कोई छत्तीसगढ़ को बीमारू कहता है? नहीं। कांग्रेस वालों ने भी कभी इसको बीमारू कहा है? नहीं। भारत सरकार ने कभी बीमारू कहा है? नहीं। मीडिया वालों ने कभी बीमारू कहा है? नहीं। ये बीमारू कहते थे, बाहर किसने लाया? ये बीमारू से बाहर कौन लाया? और मैडम, आप आकर के यहां कहती हो, या तो ऐसा करो मैडम, कम से कम कोई होमवर्क करके आया करो जरा। आपको कोई जानकारी नहीं है तो रमन सिंह जी के ऑफिस में फैक्स किया करो। मैं आपको वादा करता हूं, मैं रमन सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको हर जानकारियां दे देंगे। कम से कम आप तो ऐसी गलती मत करो, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। भाइयों बहनों, उन्हें मालूम नहीं है, छत्तीसगढ़ में आकर के एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, उन्हें पता नहीं है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब अकाल ग्रस्त इलाका माना जाता था। यहां पर लोगों को पेट भरने के लिए अन्न बाहर से लाना पड़ता था,
आज 10 साल के भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि छत्तीसगढ़ खुद का तो पेट अपने आप भरता है, लेकिन अगल बगल के 3 राज्यों को चावल पहुंचाने का काम आज छत्तीसगढ़ का मेरा किसान कर रहा है। और मैडम सोनिया जी, आपको पता है छत्तीसगढ़ ने जो एग्रीकल्चर में उत्तम काम किया है, उसके लिए आपकी खुद की दिल्ली की सरकार ने उसको अवार्ड दिया है। प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है। आज कांग्रेस के एक नेता ने कहा, यहां छत्तीसगढ़ की सरकार पैसे देकर के अवार्ड लेती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसे लेने वाले हैं कौन? ये साफ करो भाई, ये पक्का करो, क्या प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया तो पैसा किसने लिया? बाद में देने वाले का देखा जाएगा, पहले लेने वाले का हिसाब चुकता करो। क्या बोल रहे हो यार, कुछ समझ है क्या? कुछ तो दिमाग उपयोग करो यार। लेकिन अभी कांग्रेस एक ही काम में लगी, उनको कोई काम नहीं है, या तो मोदी को खोजो या सोना खोजो। सोना खोजने चले गए थे। अरे भारत की मिट्टी में सोना है, हिंदुस्तान के नौजवान के पसीने में सोना है। दम चाहिए, हिंदुस्तान के नौजवान के पसीने की कीमत समझो, भारत की मिट्टी का मूल्य समझो। ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, आपने उसको लूट लिया, तबाह कर दिया। भाइयों बहनों, हमारे देश के वित्त मंत्री बीच में विदेश गए थे। इनका ज्ञान देखो, इतिहास का ज्ञान देखो, भूगोल का ज्ञान देखो, भारत के प्रति मान सम्मान का भाव देखो। ये विदेश गए थे, वहां पर उन्होंने कहा, भारत तो 5000 साल से गरीब है। ये हमारे देश के नेता बोल के आए हैं। ये मैंने कहा, ये मीडिया वालों की कृपा है, उनको अभी तक किसी ने सवाल पूछा नहीं, बच गए। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए, क्या ये देश राम के जमाने में गरीब था? नहीं। कृष्ण के जमाने में गरीब था? नहीं। ये देश को सोना की चिड़िया कहते थे? यहां पर मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, यहां गंगा यमुना के विशाल प्रदेश विकसित थे। यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था, और इसलिए 1200 साल तक दुनिया की हर जाति, हर समाज इसको लूटने के लिए हिंदुस्तान आया करता था। गरीब था इसलिए नहीं आ रहा था। लेकिन उनके ज्ञान को मीडिया वाले नहीं पूछेंगे, उनके ज्ञान पर यह देश चर्चा नहीं करेगा। और ऐसे वित्त मंत्री जिन्हें ये पता तक नहीं है कि भारत गरीब था कि समृद्ध था, उनको जवाब नहीं देना। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, हिंदुस्तान की सरकार ये छत्तीसगढ़ में हमें नए नए वादे कर रहे हैं। मुझे बताओ भाई, ये रायगढ़ के लोग सच बोलना, मुझे पसंद ना आए तो भी सच बोलोगे? मोदी को बुरा लगेगा तो भी बोलोगे? सच बोलना है, कोई दिल से भी झूठा नहीं बोलेगा। बोलोगे? मुझे बताओ, आपका मेरा सवाल समझोगे? सब कोई जवाब दोगे? आपका कांग्रेस
कांग्रेस पर भरोसा है? फिर से एक बार पूछ लेता हूं, कोई गलती ना हो। पार्लियामेंट में वोटिंग कराते हैं ना, ऐसा अपन पब्लिक में कराते हैं। आपका कांग्रेस पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? उनके वादों पर भरोसा है? उनके नेता पर भरोसा है? उनकी नीतियों पर भरोसा है? उनकी नीयत पे भरोसा है? आपको ही नहीं, पूरे देश को नहीं है। आप बताइए मुझे, और कैसे बौखला गए हैं मित्रों, कैसे बौखला गए हैं। आजकल यूपीए के नेता बयान दे रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। ये यूपीए के नेता बोल रहे हैं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो या न हो, वो तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, देश बेचने वाले प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, गरीब होना गुनाह है क्या? गरीब मां बाप के पेट से पैदा होना गुनाह है क्या? मेहनत करके चाय बेच करके पेट भरना गुनाह है क्या? इस देश में ये कौन सी मानसिकता है जो इस प्रकार की भाषा प्रयोग हो? और इसके लिए यूपीए के नेताओं को दुख तक न हो। हिंदुस्तान के गरीबों का अपमान कर करके आपने देश के साथ हमेशा हमेशा धोखा किया है, खिलवाड़ किया है, गरीबों का अपमान किया है। और मेरे यूपीए के नेता सुन लो, इस देश का गरीब गरीबों का अपमान करने वाली इस भाषा का बदला लेके रहेगा। ये भाषा देश पर नहीं चलती है। और भाइयों बहनों, वो शहजादे आए थे, आजकल कांग्रेस के लोग कहते हैं, शहजादे कहते हैं, मुझे व्यवस्था बदलनी है। भैया मुझे बताइए, इस देश में 60 साल तक राज किसने किया? मुझे बताइए, 60 साल तक इस देश पर राज किसने किया? जरा जोर से बताइए, किसने राज किया? किसने राज किया? हिंदुस्तान में 60 साल तक ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं किसने बनाई? ये व्यवस्थाएं किसने बनाई? ये कौन ढोल पीट रहा है भाई? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, पिछले 60 साल में
हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं किसने बनाई? किसकी सरकार थी? बनाने वाले कौन थे? अच्छा, इसको बिगाड़ी किसने बिगाड़ी? आपने बिगाड़ी है क्या? आपको बिगाड़ने का मौका मिला है क्या? आपका बिगाड़ने का इरादा था क्या? तो व्यवस्थाएं बनाई किसने? जवाब दो दोस्तों, देश सुनता है आपको। मुझे बताइए, व्यवस्थाएं बनाई किसने? बिगाड़ी किसने? गुनहगार कौन? और बनाने वालों के मुखिया कौन थे? शाहजादे, ये व्यवस्था बनाने वाले आपके पूज्य पिताश्री थे, आपकी दादी मां थी, आपके नानाश्री थे। उन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई और उन्होंने ही इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ा? अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने हमेशा व्यवस्थाओं को बर्बाद किया, बिगाड़ा, दुरुपयोग किया। और अब उनको पता चला है, अब उनको इन व्यवस्थाओं से गाड़ी नहीं चलेगी। अब कुछ पाना है, लेना है, बनना है, तो अब ये पुरानी व्यवस्था काम नहीं आएगी। और इसलिए अब जाने की बारी आई है तो व्यवस्था को हटाने की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस देश की व्यवस्थाएं बिगाड़ने, बर्बाद करने का पाप उनका है। आप मुझे कहिए, हिंदुस्तान में पंडित नेहरू के जमाने से लाइसेंस राज कौन लाया? हर चीज में सरकार का अड़ंगा हो, ऐसा काम किसने किया? और फिर कांग्रेस को लगा कि ये हम 45 साल तक गलत चले, तो फिर बोले रिफॉर्म करो। पहले बिगाड़ा, लोगों की आंख में धूल बनाकर डाल करके वोट ले लिए। फिर कहते हैं रिफॉर्म करो, रिफॉर्म के नाम पर वोट लिए। अब कहते हैं व्यवस्था बदलो, व्यवस्था के नाम पर वोट दो। भाइयों बहनों, इनको न देश की चिंता है, न इस देश के भविष्य की चिंता है, न इनको गांव गरीब किसान की चिंता है। उनको अगर चिंता है तो सिर्फ उनकी कुर्सी की चिंता है। और इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं वो चाहते हैं जो उनकी कुर्सी को सलामत रखे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उनके इस भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारा रायगढ़, ये कला नगरी है। यहां कला का लालन पालन होता है। कथक नृत्य शैली के लिए रायगढ़ का नाम, तपस्या जानी मानी रही है। और जब यहां कला और संस्कार की नगरी है, गीत संगीत सुर स्वर, इसका गौरव करने वाली यहां की जनता है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में सुर और संगीत की दुनिया का महान नाम है लता मंगेशकर जी। मेरे रायगढ़ के भाइयों बहनों, आप भले यहां दूर सुदूर जंगलों के पास रहते हो, क्या आप लता मंगेशकर जी का गौरव करते हो? पूरी ताकत से बोलो। लता मंगेशकर जी का नाम बोलते ही हमें गर्व महसूस होता है, हमारा सर ऊंचा होता है, उनके प्रति आदर होता है। आए मेरे वतन के लोगों, एक गीत सुनते ही देश के जवानों के प्रति सर नमन करने का मन होता है। ये बहुत बड़ी महान विभूति है कि नहीं लता जी? आपने सुना होगा, अभी 15 दिन पहले लता जी ने बोल दिया कि
मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा। मुझे बताओ भाई, इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में हरेक को अपनी बात बताने का अधिकार है कि नहीं है? कांग्रेस को बुरा लग गया। कांग्रेस के पेट में चूहे दौड़ने लग गए। लता जी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी, वो कह रही है मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा। कांग्रेस वालों ने क्या किया? लता मंगेशकर जी का भारत रत्न वापस ले लो। लता मंगेशकर जी को जो सम्मान मिला है वापस ले लो। मुझे बताइए भैया, ये कांग्रेस का व्यवहार लोकतंत्र के अनुकूल है? ये भाषा लोकतंत्र की भाषा है? क्या ये भाषा फांसीवाद की भाषा नहीं है? क्या ये भाषा हिटलर शाही की भाषा नहीं है? क्या ये भाषा लोकतंत्र का गला घोंटने वाली भाषा नहीं है? जो कांग्रेस पार्टी ऐसी भाषा बोले, क्या उस कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र के नाम पर वोट मांगने का अधिकार है? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी को सदा सर्वदा के लिए मिटा दो। भाइयों बहनों, यह देश महात्मा गांधी के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखता है। महात्मा गांधी के प्रति आपकी श्रद्धा है ना? जोर से बोलो, श्रद्धा है ना? हमें महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें महात्मा गांधी के सपने पूरे करने चाहिए। हमें महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। करोगे? जोर से बोलो, करोगे? महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करोगे? मालूम है कौन सी इच्छा? पता तो है नहीं, बोल दिया करेंगे। देखिए भैया, जीवन के अंतकाल में महात्मा गांधी ने इच्छा व्यक्त की थी कि कांग्रेस का काम अब पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इस कांग्रेस को बिखेर दो। ये महात्मा गांधी की अंतिम इच्छा थी, वो अधूरी रह गई। आप पूरा करोगे? मैं छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को प्रार्थना करता हूं कि इस चुनाव में कम से कम छत्तीसगढ़ की धरती पर से महात्मा गांधी का सपना पूरा होना चाहिए। कांग्रेस को बिखेर देने की नौबत आनी चाहिए। और भाइयों बहनों, महात्मा गांधी का सपना छत्तीसगढ़ पूरा करेगा, मुझे विश्वास है। और 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का भी सपना पूरा होगा। अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? महंगाई से मुक्त भारत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बेईमानी से मुक्त भारत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? भाइयों बहनों, 19 तारीख को चुनाव है। कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं, फिर एक बार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनाएं। आज गुजरात में जो प्रगति हुई है उसके अनेक कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि गुजरात की जनता ने बार बार बीजेपी को जिताया है, क्योंकि भाजपा की राजनीति विकास की राजनीति है। विकास के बिना इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और इसलिए गुजरात के मतदाताओं ने अभी मुझे तीसरी बार चुनाव जीत करके काम दिया है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप छत्तीसगढ़ को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आपके
आपके सपनों को पूरा करेंगे। और एक बात, मेरी इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में 13 साल का उम्र का बहुत महत्व होता है, और 13 से 18 की जो उम्र होती है ना, ये उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारे घर में भी 12 साल तक बच्चा जब बड़ा होता है ना, माँ बाप को ज्यादा चिंता नहीं होती है, वो बड़ा होने लग जाता है। लेकिन 13 होने के बाद अचानक बच्चे की, बेटा हो या बेटी, परिवर्तन नजर आने लगता है। ऊंचाई बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, हर तीसरे चौथे महीने कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। घर में झगड़ा होता है, अरे अभी तो 5 पतलून लाए थे, छोटी पड़ गई, अभी तो जूते लाए थे, छोटे पड़ गए, फिर नए लाने पड़ते हैं। आवाज बदल जाती है, चेहरे का नाक नक्शी बदल जाती है, बेटा बाप से डिबेट करने लग जाता है, बेटी मां से सवाल पूछने लग जाती है, कभी घर से बाहर जाना है तो बेटे और बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है। 13 से 18 के साल में हर घर में ये होता है, क्योंकि 13 से 18 की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और जो समझदार मां बाप होते हैं, वो 13 से 18 में बेटे बेटी का ज्यादा ख्याल रखते हैं। कौन मिलने आते हैं, बेटा कहां जाता है, बेटी कहां जाती है, दोस्त कौन है, बातें क्या करते हैं, किताब क्या पढ़ते हैं, फोन किसका आता है, सब जागरूक मां बाप चिंता करते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि अगर 13 से 18 में बेटे बेटी को बराबर संभाल लिया तो जिंदगी भर कोई चिंता नहीं रहती है। भाइयों बहनों, व्यक्ति के जीवन में जैसे 13 से 18 की उम्र का महत्व है, राज्य के जीवन में भी 13 से 18 की उम्र का महत्व है। आज आपका छत्तीसगढ़ 13 साल का हुआ है, और इस चुनाव में आप वोट दोगे, 18 साल की उम्र तक का काम आप देने वाले हो। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ की बड़ी महत्व है। उस समय ऐसे हाथों में छत्तीसगढ़ दीजिए ताकि आने वाले 100 साल तक छत्तीसगढ़ को कोई तकलीफ न हो। ऐसी मजबूत नींव ये 5 साल में रखी जाने वाली है। और मैं विश्वास से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, डॉक्टर रमन सिंह जी का नेतृत्व, भाजपा की सरकार, वो छत्तीसगढ़ को समर्पित सरकार है। ये 13 से 18 साल की उम्र का छत्तीसगढ़, हमें उसकी सेवा करने का मौका दीजिए। आप देखिए, 100 साल तक देखना न पड़े, ऐसा उत्तम छत्तीसगढ़ बना करके हम आपके सामने रख देंगे। 19 तारीख को मतदान करोगे? ऐसे नहीं, 2 हाथ ऊपर करके माताएं बहनें सब बताओ मुझे, 19 तारीख को मतदान करोगे? औरों से मतदान कराओगे? कमल निशान पर बटन दबाओगे? भारी मात्रा में मतदान करोगे? बस्तर में जो मतदान हुआ उससे भी ज्यादा करोगे? हिंदुस्तान को नई प्रेरणा दोगे? जय छत्तीसगढ़।